नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, अपनी क्लास 12 रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की पाठशाला में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है। देखें, एक मिनट का समय दें। देखें, तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो है इस चैप्टर के ऑलरेडी 5 क्लासेस यानी कि 5 लेक्चर्स जो हैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जिन्होंने इस चैनल को विजिट किया है, तो उनसे हमारा यही कहना है कि सबसे पहले वो इस चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स को वन बाय वन करके देखें। उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, बाद बाकी अगर आप क्लास 12th में हैं, कक्षा 12वीं में हैं और जो है आपको अगर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री से अगर आपको डर लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार पूरे वीडियो को देखें, बल्कि हम कहेंगे कि आप पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें और एक चैप्टर्स के सभी प्लेलिस्ट को देखें और उसके बाद देखें कि आपको केमिस्ट्री कैसी समझ में आती है। ठीक है, अदरवाइज जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। कोई भी क्वारीज हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जो है टाइप करते रहें। ठीक है, आज की जो क्लास है बच्चों जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज की इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे, जैसा कि देख रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब कुछ जो है हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास में हम जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, देखो बच्चों, पहला तो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो इंटीग्रेटेड जो वेग कांस्टेंट है, ठीक है, जो रेट कांस्टेंट है, तो उसका निगमन करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल यानी कि T12 या T50 का ग्राफ जो है और इसका जो डेरिवेशन है इसके सूत्र का, उसका भी हम निगमन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 3 न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू में, परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया से, 3 टाइप के बनते हैं। तो उन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ, पूरे लेक्चर्स को देखें, पूरा बेस यहाँ पे कवर किया जाएगा, जीरो लेवल से चीज़ों को उठाया जाएगा और एडवांस लेवल तक चीज़ों को लेकर जाएंगे। ठीक है, चलें अच्छा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को। चलें, तो सबसे पहले बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, तो जब हमने जो है एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया था, तो उसमें हमने तीनों प्रकार की कोटियों को डिस्कस किया था। ठीक है, तीनों प्रकार की कोटि को परिभाषा हमने डिस्कस किया था। तो आज इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो एक बार फिर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो, परिभाषा क्या कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात यानी कि 0 पावर के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं। अब इसका एक बेहतरीन सा हम यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हमारे सामने कोई एक अभिक्रिया है। ठीक है, एक अभिक्रिया यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक, इस अभिक्रिया के लिए हम वेग नियम अगर लिखें, ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम वेग नियम लिखें या वेग व्यंजक लिखें, तो वेग नियम कैसे लिखा जाएगा इस अभिक्रिया के लिए, देखें। तो वेग नियम जब हम इस अभिक्रिया के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे
आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 0। ठीक है, ये इस अपक्रिया के लिए वेग व्यंजक हो गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि ये जो अपक्रिया है, जिस अपक्रिया के लिए हमने ये वेग व्यंजक या वेग नियम लिखा है, तो इस अपक्रिया का ये जो हमने समीकरण लिखा है, वेग व्यंजक लिखा है, ये हमको ये बता रहा है कि इस अपक्रिया का जो वेग है, इस अपक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती है, या अभिकारकों की सांद्रता के 0 घात के बराबर है, क्योंकि हमने समानुपाती का चिन्ह ऑलरेडी हटा रखा है, उसकी जगह हमने कांस्टेंट लगा रखा है कि ठीक है, तो समानुपाती की जगह आप बराबर भी कह सकते हैं। ठीक, इसका अर्थ बच्चों ये हो गया कि जो शून्य कोटि की जो अपक्रियाएं होती हैं, शून्य कोटि की जो अपक्रियाएं होती हैं, उन अपक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि अगर आप चाहे अपकारकों की सांद्रता बढ़ाएं या घटाएं, अपक्रिया का जो वेग है वो अप्रभावित रहेगा। अपक्रिया के वेग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रारंभ से लेके अंत तक अपक्रिया का जो वेग है, जो कांस्टेंट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो एक जैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम शून्य कोटि की अपक्रिया को परिभाषित कर देते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता का अपक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी अपक्रियाएं शून्य कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बच्चों और जान लो, जब जो है किसी अभिकारक की कंसंट्रेशन की घात 0 होती है, तो ये पूरा हमारा जो है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर K, क्योंकि यहाँ पर जब ये 1 हो जाएगा तो K इंटू 1 करोगे तो ये क्या आएगा? K ही तो आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं R बराबर K। ठीक है, ये बात हमने पहले बताई। चलें, अच्छा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, और इसको अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक है, चलें, अच्छा एक सामान्य परिभाषा देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसका वेग उस अपक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ये बहुत ही सामान्य शब्दों में परिभाषा है। ठीक है, हर एक बच्चा आसानी से इस बात को समझ सकता है। ठीक है, चलें, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों अपक्रियाएं लिख सकते हैं, वो थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से थी, और ये थोड़ा जो सामान्य शब्दों में। ठीक है, चलें, अच्छा अब हम देखते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया के प्रमुख उदाहरण। शून्य कोटि की अपक्रिया के प्रमुख उदाहरण। तो सबसे पहले बच्चों में एक बात ये बताओ कि जैसे हमारे सामने कोई एक परिभाषा दे रखी है, कोई एक मतलब अपक्रिया दे रखी है, जैसे यहाँ पर एक हमें अपक्रिया दे रखी है कि अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन। तो इसका अगर हम रासायनिक समीकरण लिखें, केमिकल इक्वेशन लिखें, तो इसका रासायनिक समीकरण ये होगा, प्लेटिनम की सतह पर हाई प्रेशर यानी कि HP पर, हाई प्रेशर को हम शॉर्ट में HP लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन होता है तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये जो अपक्रिया है ये शून्य कोटि की अपक्रिया है। तो इस बात को हम कैसे पता करेंगे? हमारे सामने एक क्वेश्चन ये है, कोई भी हमारे सामने अगर अपक्रिया दे दी जाए, हमसे कह दिया जाए कि आप हमें ये बताइए कि अपक्रिया शून्य कोटि की है या प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की है, तो आप कैसे बताएंगे? तो सीधी बात है, आपको उस अपक्रिया के साथ एक्सपेरिमेंट करने होंगे रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर। ठीक है, आपको जो है अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाना होगा। बढ़ाने पर आपको अपक्रिया के रेट को देखना होगा कि अपक्रिया का रेट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें उस अपक्रिया का वेग व्यंजक मिलेगा। वेग व्यंजक से हम उस अपक्रिया की कोटि निकाल लेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि अपक्रिया प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है या शून्य कोटि की है। जितनी भी अपक्रियाओं के यहाँ पर उदाहरण देंगे, उन अपक्रियाओं पर प्रयोग करके ये पता लगा लिया गया है कि ये अपक्रियाएं शून्य कोटि की ही अपक्रियाएं हैं।
तो आप इन्हीं उदाहरणों में से कोई उदाहरण दे सकते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया के उदाहरण के रूप में। अपनी तरफ से आप कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले से पता होना चाहिए कि यह क्रिया शून्य कोटि की ही है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो शून्य कोटि की क्रिया के प्रमुख उदाहरण। पहली बात तो ये है कि प्रकृति में ऐसी अपक्रियाएं कम होती हैं, प्रकृति में ऐसी अपक्रियाएं कम होती हैं जो मुख्य रूप से विशेष परिस्थितियों में होती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर पर या हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर, या फिर जो है किसी विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। तो शून्य कोटि की क्रियाएं जो है गिनी चुनी है, ज़्यादा नहीं है, कम ही होती हैं, नेचर में होती भी हैं तो कुछ विशेष परिस्थितियों में होती हैं, जैसा कि हमने बताया। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लगा है कि अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन। ये क्या हो रहा है? देखो अमोनिया है, अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे देखो प्लेटिनम एज ए उत्प्रेरक कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही। इस क्रिया के लिए अगर हम वेग व्यंजक लिखेंगे तो वेग व्यंजक क्या बनेगा? R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया यानी कि NH3 की घात 0। ये सब क्रिया के लिए वेग व्यंजक हो जाएगा। कोटि तो हमें खैर मालूम ही है, तो n बराबर इसकी कोटि 0 है, शून्य कोटि की क्रिया है। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारा जो इसका जो है पहला उदाहरण, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम और देख लेते हैं इसके दो उदाहरण, ठीक है। पहला दूसरा उदाहरण देखें, गोल्ड Au की सतह पर Hi का तापीय अपघटन, ठीक है। Au की सतह पर Hi का तापीय अपघटन। जैसे यहाँ पर Hi लिए ले रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का Au यानी कि गोल्ड की सतह पर, Au का मतलब सोना यानी कि गोल्ड, गोल्ड की सतह पर तापीय अपघटन हो रहा है। तो हमारी हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन गैसें हमको प्राप्त हो रही हैं, ठीक। तो ये अपक्रिया भी शून्य कोटि की अपक्रिया है। इस अपक्रिया का अगर आप वेग व्यंजक लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ Hi की पावर 0, ठीक। तो ये इसके लिए हो गया। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन व क्लोरीन की क्रिया। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया करा दें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया करा दें, तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ये भी शून्य ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए वेग व्यंजक लिखेंगे तो R बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर जो है 0 और Cl2 की पावर 0। ये इसलिए इस अपक्रिया के लिए वेग व्यंजक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि इस अपक्रिया में चाहे आप हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, चाहे आप क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से अपक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अपक्रिया में एक्चुअल वेग का प्रभाव पड़ता है, केवल इस अपक्रिया की बात कर रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश की इंटेंसिटी का पड़ता है कि सूर्य के प्रकाश में जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतनी ही अपक्रिया तेज गति से होगी, उतनी ही अपक्रिया का रफ्तार ज़्यादा होगा, फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, वो दोनों रिएक्शन ये भी लिखें। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के हमने आपको 3 उदाहरण बताए हैं। इन तीनों उदाहरणों को याद कर लें, मतलब समझ लें, याद तो करना ही पड़ेगा कि कौन सी अपक्रिया है। और इन तीनों में से ही आप जो है एग्जाम में 2 लिख दें। 3 इसलिए बताई हैं कि बाई चांस अगर हम 2 बता देते तो हो सकता था बच्चे ने 2 याद किए तो 1 भूल जाए। 3 बता दिए हैं, इनमें से कोई से 2 तो याद बने ही रहेंगे, सरल उदाहरण है, ठीक है। चलें अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट। चलें अच्छा अब आ जाओ मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय एज ए लॉन्ग जो है क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण का या समाकलित वेग समीकरण का निगमन डेरिवेशन कीजिए आप, ठीक है। तो देखें भाई जो है पहली बात तो यहाँ पे लिखें मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ठीक। बहुत ही आराम से चीज़ों को हम यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। ध्यान से सभी बच्चे केयरफुली सुनेंगे, हमारी तरफ हमारी बातों को सुनेंगे और बोर्ड में जो भी हम लिखेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलें अच्छा देखें
जैसे मान के चलें कि माना एक अपक्रिया निम्न प्रकार हो रही है, कोई भी अपक्रिया हो उसमें क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में। इस अपक्रिया के लिए हमें एक शून्य कोटि का समाकलित वेग व्यंजक बनाना है, मतलब वेग समीकरण तैयार करना है। देखें, आपसे अगर कहा जाए कि इस अपक्रिया के लिए जो है आप एक तात्क्षणिक वेग व्यंजक लिखिए, तात्क्षणिक वेग व्यंजक के बारे में हमने बताया है कैसे लिखा जाता है, तो उसी वेग व्यंजक को यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, वैसे तो हम लिखते हैं कि आर इनस्पेसियस, RINST, लेकिन RNST नहीं लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आर लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, आर बराबर स्मॉल d कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt, ठीक। और अभिकारकों के लिए आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्रिया आगे प्रोसीड होती है वैसे वैसे इनकी सांद्रता घटती जाएगी। अब इसी क्रिया के लिए हम कहें कि आप वेग व्यंजक लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, आर बराबर, तो आर ये पहले लगा ही हुआ है तो यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर, आर बराबर के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि का क्रिया के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक। तो ये हमारा हुआ। आगे का स्टेप देखें, चूंकि हमने ये बताया कि जब ये बच्चों R 0 होगा तो R 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, K इंटू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, K मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम K ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखें इसको आगे कैसे लिखेंगे, R बराबर -d कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt बराबर K, ठीक है, बराबर K। तो इसको हमने हटा के यहाँ पर K ले आए, ठीक। अब देखिए बच्चों आगे हम इसमें क्या करेंगे, आगे हम इसके क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा इसके, अभी तो हम कह रहे इसके नीचे ही करेंगे। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण में क्या करेंगे, माइनस को और इस dt को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, R बराबर निकल के हमारे सामने आएगा d कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर -K इंटू dt, ठीक है। ये समीकरण हमको मिल गया। तो हमने यहाँ पर थोड़ा पक्षांतरण किया है, ठीक है, जिसमें हमने माइनस को और dt को इस साइड ले गए, ठीक है। बाद बाकी को हमने ये रहने दिया कि d कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर -K इंटू dt, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आगे बच्चों देखो अब क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यानी कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले व्यंजक का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो समाकलन के लिए जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं तो उनको तो हर साल आसानी होगी, हालांकि निकालने में वो निकाल भी लेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने सही से इंटीग्रेशन पढ़ा है, मतलब अपने 12th लेवल में मैथ में, तो वो निकाल भी लेंगे। अगर उन्हें याद नहीं, अगर वो नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनको हम बता देंगे अभी। अदरवाइज जो बायो ग्रुप के हैं तो बायो ग्रुप का तो मैथ का कोई लेना देना है नहीं ज़्यादातर समाकलन से, ठीक है, हाई स्कूल तक वो मैथ पढ़ते हैं। तो उनको हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता देंगे तो वो उस वैल्यू को याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो है क्यों, कैसे, कहाँ से आई, ये आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप बायो ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है। समाकलन आपके जो है लेवल का नहीं है, मैथ ग्रुप वाले बच्चे पढ़ते हैं, और हाई स्कूल में भी नहीं है जो आपने हाई स्कूल में समाकलन को पढ़ा हो। तो देखो बच्चों क्या होगा, जब हम इस पक्ष का समाकलन करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लिख दें कि अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो देखो बच्चों इस पक्ष का जब हम समाकलन करेंगे तो इसका आएगा, इसका हम लिखेंगे R, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर, और इसका आएगा -KT प्लस I, ये आप इतना याद कर लें, ठीक है। जब इस वाले पक्ष का हम समाकलन करेंगे कि D कंसंट्रेशन ऑफ R, तो हमको मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ R। इस वाले का करेंगे -K इंटू dt का, तो हमको मिलेगा -KT प्लस I। ये याद कर लें आप, चाहे आप मैथ ग्रुप के हो चाहे बायो ग्रुप के हो, ठीक। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जान लो कि ये जो हमारा I है, पहली बात तो ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 1,
ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। जहाँ पर ये लिखो बच्चों कि जहाँ पर जो आई है, जहाँ पर ये जो आई है, ये आई है समाकलन स्थिरांक। आई बच्चों क्या है? समाकलन स्थिरांक। इंग्लिश में इसको कहेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा जो है समाकलन स्थिरांक है आई। ठीक, तो ये हमको मिल गया समीकरण 1। क्या मिल गया? समीकरण 1 मिल गया। इसको हमने समीकरण 1 डाल दिया, समीकरण हमने इसको 1 डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे इरेज कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। हमें अपना जो है समीकरण नंबर 1 मिल गया है। ठीक, चलिए अच्छा, अब हम इस साइड वाले हिस्से को हटा रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर हमें इतना जो है मिल गया, डेरिवेशन यहाँ तक हो गया। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे कि मान लेते हैं कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, ठीक है, शुरू नहीं हुई थी या प्रारंभ नहीं हुई थी, प्रारंभ नहीं हुई थी। ठीक है, अर्थात समय कितना होगा, अर्थात t बराबर 0 पर। ठीक है, t बराबर 0 पर अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता रही होगी, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, वो भी प्रारंभिक सांद्रता कितनी हम मान लेंगे, R बराबर, मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R 0, कंसंट्रेशन ऑफ R 0। तो ये हमें समाकलन में मानना होगा। क्या हमने मान लिया कि जब ये अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, अर्थात समय t बराबर 0 पर, तो हम मानेंगे कि जो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो क्या नाम, कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R 0, यानी कि ये प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी। ठीक, अब हम बच्चों क्या करेंगे, देखो, अब इनके मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि t बराबर 0 और कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R 0 रख देंगे। ठीक है, तो इनके मान यानी कि t बराबर 0 और कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R 0 के मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो इनको हम जो है समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, इन दोनों के मान को। चलिए अच्छा, अब इस वाले हिस्से को हटा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मान है कि t बराबर 0 और ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R 0 जो है, ये मान रख देंगे इसकी जगह। ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम रख देंगे जो है कंसंट्रेशन ऑफ R 0 और t की जगह रख देंगे यहाँ पर 0। चलें अच्छा, इसको रखते हैं फिर। तो देखो बच्चों, हमारा समीकरण क्या था, उसी समीकरण को हम यहाँ पे लिखते हैं। समीकरण हमारा क्या था कि k बराबर, जो समीकरण हमारा बनता है, उस समीकरण को जो अभी हमने लिखा था कि जो है कंसंट्रेशन ऑफ R की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन R की जगह रखेंगे कंसंट्रेशन RO, और यहाँ पर जो है माइनस KT, KT की जगह KT की वैल्यू क्या रख देंगे 0, और प्लस I, तो ये हमने मान रख दिए। ठीक है, R की जगह हमने ये रख दिया, T की जगह 0 रख दिया। अब चलिए बच्चों देखते हैं, ये जो पूरा आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इतने को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको I की वैल्यू मिल जाएगी, उस I की वैल्यू को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, I बराबर
आई बराबर आर ओ, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ। ठीक है, ये हमको मिल गई आई की वैल्यू। ये बच्चों हमको क्या मिल गई? आई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हम इस आई की वैल्यू को पुनः समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखो यहाँ पर आई का यह मान, आई का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे, उसी वाले समीकरण में रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या था बच्चों? समीकरण हमारा 1 था, आर था। ठीक है, आर बराबर माइनस के और टी था यहाँ पर। ठीक है, और प्लस आई, आई की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे? आर ओ रख देंगे बच्चों। क्या रख देंगे? कंसंट्रेशन आर ओ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, अब इसका हम थोड़ा पक्षांतरण कर लेंगे। ये जो माइनस के टी है, माइनस के टी को इधर ले आएंगे और इस आर को हम ले जाएंगे इधर, तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा बेहतरीन। देखो माइनस का के टी इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा के टी बराबर, इसको वैसा ही रहने दो, कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ माइनस, ये प्लस का है तो इधर में आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक, ये हमको फार्मूला मिला। अब बच्चों में यहाँ पर क्या करेंगे कि के का फार्मूला अपना निकाल लेंगे। ठीक है, के का फार्मूला हम निकाल लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम के का फार्मूला निकाल लें जल्दी से अपना। चलें, अच्छा देखिए, अब हम जो है के का फार्मूला निकालते हैं। यहाँ पर देखें के का फार्मूला बच्चों कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम निकालते हैं के बराबर आर ओ माइनस आर, ठीक है, अपॉन टी, अपॉन टी। ठीक, तो इस तरीके से हमको के का फार्मूला मिल गया। बस यही हमारा क्या है, इसी को आप डिब्बे में बंद कर लें और अपने घर पर ले जाएं। ठीक है, ये डिब्बे में बंद हमने कर दिया है, यही आपका है शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्किंग कर लें। और एक बात ध्यान रखें, इससे हमारे आंकिक प्रश्न सॉल्व आउट किए जाएंगे। ठीक है, जो कि अभी हम करवाएंगे क्लास के लास्ट में। तो ये हो गया हमारा शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। जहां पर आप लिख लें, जहां पर लिखें के क्या है, के है शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक। के क्या है बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। सर यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ क्या है? तो बच्चों ये है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब हम आंकिक लगाएंगे तो हमको इस रूप में दी जाएगी लैंग्वेज के रूप में। तो ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है कि प्रारंभ में मतलब कितनी सांद्रता रही अभिकारक की, जब हमने क्रिया स्टार्ट कराई तो कितना अभिकारक डाला। फिर यहाँ पर सर कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये क्या है? ये है टी समय पश्चात बची हुई सांद्रता, अभिकारक की बची हुई सांद्रता कि इतने समय के पश्चात उस अभिकारक की कितनी सांद्रता बच गई। सर टी क्या है? टी यहाँ पर समय है बच्चों, समय यहाँ पर मिनट में भी हो सकता है और ये तुम्हारे जो है सेकंड में हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। ये मिनट में भी हो सकता है और ये सेकंड में भी हो सकता है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम एक स्टेप थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा इसमें और बता दें, अदरवाइज ये तो निगमन हो गया है। ठीक है, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलें, अच्छा अब आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा इसमें कुछ और बताने को है, वो भी हम बता दें, क्योंकि जो पुरानी किताबें हैं उन किताबों में इसके थोड़े और आगे स्टेप बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, अब वो हमारे काम का है, वो बढ़ाया गया है सही, क्योंकि जब हम आंकिक प्रश्न ऐसे सॉल्व करेंगे जो परसेंटेज वाले आते हैं, जिसमें अभिकारक की सांद्रता वगैरह नहीं दे रखी है, तो उसमें हमने इसका बदला हुआ रूप इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं।
जैसे मान लिया हमने जो है, माना कि अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो हमने ए मान ली। क्या मान ली बच्चों? ए मान ली, ठीक। तथा जो बची हुई सांद्रता है वो ए माइनस एक्स मान ली, ठीक। तो अब इन दोनों की वैल्यू आप इस फार्मूले में लाकर रखिए, ठीक है। चलिए रखते हैं, देखो भाई, तो यहाँ पर हम रखेंगे के बराबर आर की जगह रख दें ए, और यहाँ पर आर है, आर की जगह हम क्या रखेंगे? ए माइनस एक्स और अपॉन टी, ठीक है। तो केवल हमने आर ओ की वैल्यू और आर की वैल्यू ए माइनस एक्स रख दी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ए माइनस और ए माइनस माइनस प्लस ये एक्स हो जाएगा और ये टी, ठीक। ए से ए हमारा ये कट जाएगा, जब ए से ए हमारा कट जाएगा तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? के बराबर एक्स टी, के बराबर एक्स टी। तो एक हमारा फार्मूला ये बनता है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, समाकलित वेग समीकरण का निगमन पूछा जाए, तो आप केवल यहीं तक ना करके इसमें थोड़ा एक स्टेप ही और बढ़ा दें, ठीक है। तो एग्जामिनर के पास एक अच्छा मैसेज जाएगा कि बच्चे ने भली भांति अच्छे से हर चीज़ों को डील किया है, पढ़ा है, समझा है, और उसे ये मालूम है कि आगे ये स्टेप क्यों बढ़ाया गया है। ये स्टेप इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि जब हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन लगाएंगे तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हम ये मानना होगा हमें, जैसे प्रारंभिक सांद्रता नहीं दे रखी होती बहुत से क्वेश्चन में, तो हमें मान के चलते हैं 100, 100, उस 100 को हम ए मान लेते हैं फिर, ठीक है। या ए मत मानिए, हालांकि हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही करवा देंगे, ए वगैरह नहीं मानेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं। और फिर बची हुई सांद्रता टी सेकेंड, टी समय बाद, उस समय पश्चात ए माइनस एक्स होगी, ठीक है। चलें, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया पूरा जो है शून्य कोटि का क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का निगमन, ठीक। बेहतरीन तरीके से हमने समझा दिया है, टू द पॉइंट। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक करके दोबारा देख लें, ठीक है। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा जो है समीकरण का निगमन नहीं है, हर एक बच्चा आसानी से समझ सकता है, चाहे वो मैथ ग्रुप का हो या वो बायो ग्रुप का हो। बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी। पहले आप एक दो बार इसको जो है मतलब समझ लें क्या है, और फिर एक दो बार आप उसको कम से कम 2 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लें, आपके माइंड में ये डेरिवेशन सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। चलें, अच्छा, अब इसको हम सब हटाते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं अब एक महत्वपूर्ण सा ग्राफ, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जो कि हमने शून्य कोटि की क्रिया का अभी जो डेरिवेशन किया है उसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ग्राफ पूछे जाते हैं अति लघु में, और बहुत वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछा जाता है। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम ग्राफ बनाएंगे सांद्रता यानी कि बची हुई सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ आर और समय टी के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने ये ग्राफ खींच रखा है ऑलरेडी। हमने वाई एक्सिस पे टी को लिया है, समय को लिया है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर बची हुई सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन आर को लिया है। तो जैसे जैसे इस क्रिया में समय आगे की तरफ बीतेगा, समय प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे ये जो इसकी मतलब इसकी जो सांद्रता होगी वो धीरे 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 लगातार गिरती चली जाएगी। और ये इसका जो ढाल होगा, ये जो स्लोप है, ये हमारा डिनोट करेगा, प्रदर्शित करेगा माइनस के को। किसको प्रदर्शित करता है? माइनस के को। और जो अंतः खंड है, यहाँ पर एक पॉइंट ये है बच्चों और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे तो ये अंतः खंड कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने पर ये जो हिस्सा बना है इसको अंतः खंड कहें। ये अंतः खंड हमारे आर ओ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को डिनोट करेगा। यहाँ पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इनकी सांद्रता घटती चली जाएगी। देखो, वही लिखा है कि यहाँ एक ग्राफ बना है जिसमें बाई अक्ष पर तुम्हारे जो है कंसंट्रेशन ऑफ आर और एक्स अक्ष पर टी है। रेखा नीचे की ओर आ रही है जिसका अंतःखंड आर ओ और ढाल जो है माइनस के है, ठीक है। आपको केवल इतनी बात लिख देनी है और इतनी बात समझनी है। चलिए, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा ग्राफ है, मामूली सा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलें, अच्छा, अब हम आगे देखते हैं।
आगे हमें पढ़ना है शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल यानी कि T½ या T50 को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि अर्धायुकाल क्या है। अर्धायुकाल किसी भी अपक्रिया का वह समय है, वह टाइम पीरियड है जिसमें वह अपक्रिया आधी कंप्लीट हो चुकी होती है, आधी पूरी हो गई, 50% पूरी हो गई। यानी कि 50% पूरी होने का मतलब एक मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं कि अपक्रिया के शुरू होने से पहले अभिकारकों की जितनी सांद्रता थी उसकी सांद्रता आधी रह गई। कितनी रह गई? आधी रह गई। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अर्ध आयु काल में क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान देखो कि यहाँ पे जो टी समय लेंगे वो हम लेंगे हाफ समय। हाफ समय का मतलब ये हो गया कि टी वन बाई जो है हाफ, मतलब 1/2 कर लें, 1/2, या आप इसको जो है T50 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? T50। और इस ऐसी कंडीशन में जो अभिकारक की जो बची हुई सांद्रता रह गई, ध्यान से समझना बच्चों, अभिकारकों की जो बची हुई सांद्रता रहेगी कितनी रह जाएगी? अपनी प्रारंभिक सांद्रता का हाफ रह जाएगी, यानी कि RO/2। सीधी सीधी बात है भाई। R जो है क्या है? बची हुई सांद्रता। कितने समय बाद? T½ के पश्चात, यानी कि T½ पर बची हुई सांद्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगी, उसको हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो RO/2 के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब इस वैल्यू को हम अपने जो है उसमें पुट करेंगे। देखो, अर्धायु काल हाफ लाइफ पीरियड वह समय है जिसमें कोई अपक्रिया 50% पूरी हो जाती है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता का RO की आधी रह जाती है, यानी कि RO/2 रह जाती है। जैसे यहाँ पे मान के चल रहे हैं T बराबर जो है T½ होगा, तब बची हुई सांद्रता जो है R बराबर RO/2 होगी। अब ये मान समाकलित वेग समीकरण में हम रख देंगे। ये जो मान हम जो बता रहे हैं, ठीक है, इनको हम कहाँ पे उठा के रखेंगे? अपने उसी समीकरण 1 में, समाकलित वेग समीकरण में रखेंगे जो हमने ड्राइव किया है। ठीक है, इसके लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं नई यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें मान क्या रखने हैं? मान हमें ये रखने हैं, ध्यान से देखें, T बराबर हमें रख देना है T1/T, मतलब हाफ रख देना है। ठीक है, और जो बची हुई सांद्रता है R बराबर वो हमें लिख देनी है RO/2। ठीक है, यानी कि इसका हाफ। इसके मान जो है हम समाकलित वेग समीकरण में रखेंगे। समाकलित वेग समीकरण में क्या निकाला था, क्या ड्राइव किया था? K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ RO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R/2, यही तो हमने ड्राइव किया था अभी। अब इसमें हम मान रख देंगे, T की जगह ये रख देंगे और R की जगह ये रख देंगे। चलिए भैया रखते हैं, फिर इसका हम चेंज किए ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या रखेंगे? K बराबर RO माइनस R की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ RO डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और अपॉन T, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 होगा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो केवल RO रह जाएगा। तो इसको हम कैसे बच्चों लिखेंगे? देखें, K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ RO और नीचे आ जाएगा 2T। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2 × T हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? अपना जो है अर्धायु काल का समय यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ से हम बच्चों क्या निकाल लेंगे? अर्धायु काल का अपना समय निकालेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पर, हाँ यहाँ पे गलती ये हो रही है कि यहाँ पे हमें T½ रखना चाहिए, तभी हम कहें कि कुछ गलती हो रही है। ठीक है, ये है अब। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि इस T½ को इधर ले आएंगे, K को इधर ले आएंगे, T½ का हमके फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या फार्मूला मिलेगा बच्चों? T½ बराबर RO/2K। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया अर्धायु काल का। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल का फार्मूला हो गया। ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले से हमें कई सारे आंकिक प्रश्न भी सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला कर लेंगे। ठीक है,
ये वाला जो समीकरण है ये हमारा कौन सा है, वही शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, ये जो अभी हमने ड्राइव किया था, शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, इस समाकलित वेग समीकरण में ही हमने क्या किया, अर्धायुकाल वाला फार्मूला रखा है। एक बार फिर समझ लें, जल्दी से समझा देते हैं। देखो, जब हम अर्धायुकाल की बात करेंगे किसी भी अपक्रिया के लिए, तो t समय t कितना लेंगे, हाफ लेंगे, यानी कि 1/2 लेंगे, t 50 लेंगे। ऐसे कंडीशन में अभिकारकों की जो बची हुई सांद्रता होगी वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगी, यानी कि R/2 रह जाएगी। अब इनके वैल्यू को हम शून्य कोटि की अपक्रिया के समाकलित वेग समीकरण में रखेंगे। क्या होगा, K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ RO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाई T। ये तो शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित समीकरण है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, K बराबर RO माइनस जो है R की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, उठा के ये रख देंगे, और T की जगह उठा के T हाफ रख देंगे। उसके बाद हम 2 को नीचे ले आएंगे तो हमको फाइनल इसको सॉल्व करने पे फार्मूला मिलेगा, K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ RO डिवाइडेड बाई 2 इंटू T हाफ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, T हाफ को इधर ले आएंगे, K को इधर ले आएंगे, तो हमें अर्धायुकाल को ज्ञात करने वाला वो बेहतरीन फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलें, अच्छा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा तो ये हो गया हमारा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण। ठीक है, चलें, अच्छा अब हम देखते हैं अर्धायुकाल यानी कि T हाफ और प्रारंभिक सांद्रता RO के बीच ग्राफ। इसमें भी बच्चों एक हमारा ग्राफ बनता है छोटा सा, उस ग्राफ को हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं। देखो, इससे भी ग्राफ पूछा जाता है कि बाई एक्सिस पर हम T हाफ लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम RO लेंगे। एक्स एक्सिस पर बच्चों हम क्या लेंगे, RO लेंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम यहीं पर बनाए दे रहे हैं। ठीक है, देखो छोटा सा ग्राफ एक बनेगा इसका। ठीक, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे लिए ले रहे हैं प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि यहाँ पर हम लिए ले रहे हैं प्रारंभिक सांद्रता RO, प्रारंभिक सांद्रता RO लिए ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिए ले रहे हैं समय, यानी कि T हाफ लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, सांद्रता। तो इसके लिए हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी बच्चों, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, ऐसी। ठीक है, एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी। और इसके लिए ये जो ढाल होगा, ये जो आप ढाल देख रहे हैं, ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमको बता रहा है 1/2K को, 1/2K को। तो ये इसका वो मतलब ग्राफ बनेगा। देखो, ये दूसरा ग्राफ बना है जिसमें बाई अक्ष पर T हाफ और एक्स अक्ष पर RO लिया गया है। रेखा, जो रेखा यहाँ से गई है, रेखा मूल बिंदु से ऊपर की ओर जा रही है, जिसका ढाल, ये जो ढाल है ये वो 1/2K है। यह मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है जिसका ढाल 1/2K होगा। ठीक, तो ये अर्धकोटि मतलब अर्धायुकाल से संबंधित जो बनने वाला एक ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हमने यहाँ पर बना दिया है। इसको आप बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलें, अच्छा अब हम देखते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया की विशेषताएं। शून्य कोटि की अपक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताएं। अगर समझ में आ रहा हो तो लेक्चर को लाइक करें। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 12 के बच्चों के लिए ये चैनल बड़े काम का है। ठीक है, इस चैनल पर प्रेजेंट टाइम में इस समय केमिस्ट्री टीच की जा रही है। क्लास 12 के संपूर्ण सिलेबस को, केमिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। डे बाई डे यहाँ क्लासेस होती हैं, जैसे जैसे क्लासेस होती हैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी जाती हैं। बच्चा जब चाहे घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकता है, वीडियो को जब चाहे कितनी बार देख सकता है और अपने खुद के नोट्स बना ले, हर एक बच्चा। साथ ही साथ इसी चैनल पे जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं तो उन बच्चों के लिए सुमित सर हैं। सुमित सर जो हैं 12th की जो है मैथ को कवर कर रहे हैं।
तो इस समय जो है चैप्टर जो है तीसरा उनका चल रहा है मैट्रिक्स आव्यूह का, वो भी लगभग उनका समापन की ओर है। तो बच्चे मैथ भी पढ़ सकते हैं। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैथ प्लस केमिस्ट्री 2 सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है बेहतरीन तरीके से। ठीक, कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पास जरूर करें। बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, इससे हम लोगों को पता नहीं लगता है कि कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ा है और क्या हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, क्या इसमें कुछ सुधार किया जाए, क्या बच्चों की डिमांड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ पता नहीं लगता है, तो एक बार कमेंट पास जरूर करते हैं। चलें, अच्छा अब हम देख लेते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता से मतलब आत्मनिर्भर होता है या स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो देखो भाई लिखा है कि अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, पूरी अपक्रिया के दौरान अपक्रिया का वेग हमेशा स्थिर कांस्टेंट रहता है। अपक्रिया जिस वेग से शुरुआत हुई थी, जिस रेट से उसका प्रारंभ हुआ था, अंत समय तक वो अपक्रिया उसी रेट से चलती रहेगी। ठीक, तीसरा पॉइंट, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए के का जो मात्रक है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक हमने पिछली क्लास में निकलवाया था। ठीक है, तो वही मात्रक हमने यहाँ पर लिख रखा है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस मात्रक को ध्यान रखें, शून्य कोटि की अपक्रिया में जब हमसे के पूछा जाता है, आगे अभी हम पढ़ेंगे, तो उस के को जब हम निकाल लेंगे यानी गणितीय दृष्टि से कैलकुलेशन करके अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे, तो उस आंसर के साथ हम ये पीछे मात्रक लगाएंगे। जैसे मान के चले हमें आंसर मिला 2.35, ये आंसर मिला, के की वैल्यू मिली, के का आंसर, तो इसके साथ हम ये यूनिट लगाएंगे, मात्रक सहित इसको लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तब हमारा ये आंसर पूरा माना जाएगा। अगर आप ऐसे ही आंसर लिख के छोड़ देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये समझ लें, तो ये आपको याद करना होगा मात्रक। देखें, यह अपक्रिया एक निश्चित समय के बाद पूरी तरह समाप्त 100% कंप्लीट हो जाती है, जबकि प्रथम कोटि की अपक्रियाएं समाप्त होने में अनंत समय लेती हैं। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रियाएं समाप्त नहीं होती हैं, वो लगातार चलती रहती हैं। ये अपक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। ये अपक्रियाएं सामान्यतः विशेष परिस्थितियों में होती हैं, जैसा कि हमने बताया, जैसे कि उच्च ताप, उच्च दाब या किसी विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे गोल्ड, सोने की सतह पर HI का अपघटन, तापीय अपघटन, समझ रहे हैं, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन। तो ये कितने महंगे महंगे उत्प्रेरक हैं, धातुएं। प्लेटिनम दुनिया की सबसे महंगी धातु है सभी धातुओं में, इसी तरीके से गोल्ड, सोना भी महंगा है, तो इनकी सतह पर ये क्रिया हो रही हैं, तो विशेष परिस्थितियों में हो रही हैं। ठीक है, इसका अर्ध आयुकाल यानी कि टी हाफ क्रिया की प्रारंभिक सांद्रता RO के सीधे समानुपाती होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अर्धायु काल के नीचे आप इस बात को नोट करके लिख सकते हैं। अर्धायु काल के फार्मूले का डेरिवेशन किया था, तो इस बात को आप वहाँ लिख सकते हैं कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल उस अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RO। ठीक, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा शून्य कोटि की अपक्रियाओं की विशेषताएं हो गई। ठीक है, शून्य कोटि अभी तक बच्चों देखो हमने क्या पढ़ लिया है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर हम आगे के प्रश्नों की तरफ शिफ्ट होते हैं। हमने जाना कि शून्य कोटि की अपक्रिया की परिभाषा जानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। फिर हमने इसको सामान्य शब्दों में जाना कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ठीक, फिर हमने शून्य कोटि की अपक्रिया के प्रमुख उदाहरण जाने। हमने जाना कि ये अपक्रिया विशेष परिस्थितियों में होती हैं, जैसे उच्च दाब, उच्च ताप या किसी विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में। 3 उदाहरण जाने, पहला अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन, गोल्ड की सतह पर HI का तापीय अपघटन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन व क्लोरीन की क्रिया। फिर हमने शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का निर्माण किया बेहतरीन तरीके से, इसके लिए हमने इसका फाइनल फार्मूला प्राप्त किया। ठीक, उसके बाद हमने जो है इसमें सांद्रता R और समय T के बीच ग्राफ खींचा और हमने देखा
कि यहाँ पे जो ढाल है, जो गिरती हुई लाइन है, ऐसी वो -k को डिनोट कर रही है। पर हमने शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल को जाना कि अर्धायुकाल क्या होता है, उसको जाना, और उसके लिए भी हमने एक फार्मूला अपना ड्राइव किया। ठीक है, चलें। अच्छा, अब बच्चों देखो, अब हम जानेंगे यहाँ पर दो चीज़ें आप जान लें। दो फार्मूले हमारे बड़े काम में आने वाले हैं। पहला फार्मूला हमने बताया वही शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण वाला, आर के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी। एक तो ये फार्मूला आपके बड़े काम का है, इस फार्मूले से आपके क्वेश्चन लगेंगे। इस फार्मूले से दो फार्मूले बन जाते हैं। अगर हम टी को यहाँ पे ले आए, के यहाँ को ले आए, तो अब क्रिया में कभी कभार क्वेश्चन में के ना पूछ के हमसे टी पूछा जाता है, तो बस इतना चेंज करते हैं, टी यहाँ ले आते हैं, के यहाँ ले आते हैं। तो एक तो फार्मूला हमारे ये काम का है। दूसरा अर्धायुकाल वाला जो हमने फार्मूला बताया कि टी हाफ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ अपॉन 2k, ये फार्मूला भी हमारे बड़े काम का है। तो इन फार्मूले से हमारे क्या क्वेश्चन, हमारे आंकिक प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। हर एक बच्चे को ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, एक दो बार इन्हें मुंह से निकालें, बोले, और फिर कॉपी पे, रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपके माइंड में ये फार्मूले सेट हो जाएंगे। चलिए, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और शून्य कोटि की अपक्रिया से बनने वाले आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, शून्य कोटि की अपक्रिया से बनने वाले। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, शून्य कोटि की अपक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन से बोर्ड परीक्षा में मुख्य रूप से तीन प्रकार के, तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए प्रत्येक प्रकार के प्रश्न को आसान उदाहरण स्टेप बाय स्टेप हल के साथ समझते हैं। अच्छा, याद रखने हो तो भाई दो महत्वपूर्ण आप फार्मूले ध्यान रखें। वेग स्थिरांक का सूत्र ये है कि जब हमसे शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पूछा जाए, के पूछा जाए, तो ये फार्मूला लगाएंगे। इसी फार्मूले का एक रूप ये भी इस्तेमाल में लेते हैं कभी कभार, कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ माइनस के टी। इस फार्मूले को भी हम यूज में लेते हैं, तो बच्चों ये फार्मूला भी याद कर लेना। ठीक है, अर्धायुकाल वाला वही फार्मूला है, टी हाफ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ डिवाइडेड बाई 2k। तो ये आपको तीन फार्मूले पता होने चाहिए जनरली, हालांकि ये फार्मूला इसी से बन जाता है। ठीक है, आप इस r को निकाल लीजिए, तो हम कहेंगे r बराबर ऑफ आर ओ माइनस के टी। तो इसी से निकल गया। इसी से एक और निकल के आता है, t बराबर करके t को यहाँ ले आइए, के यहाँ ले आइए। चलिए, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स को बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। देखो, टाइप 1 में बच्चों हमसे पूछा जाएगा डायरेक्ट वेग स्थिरांक के या समय ज्ञात करना। या तो आपसे जो है के पूछ लिया जाएगा या आपसे टी पूछ लिया जाएगा। ठीक, देखें, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता, समय देकर के पूछा जाता है या के देकर समय पूछा जाता है। चलिए, आइए देखते हैं, इसका बेहतरीन सा क्वेश्चन लगाते हैं। देखो, कह रहे हैं कि शून्य कोटि की अपक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.20 मोल लीटर इनवर्स है। यानी कि प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर हमको दे रखा है RO। ठीक, 20 सेकेंड पश्चात टी बराबर दे रखा है 20 सेकेंड। ठीक, अभिकारक की सांद्रता यानी कि ये बची हुई सांद्रता है कंसंट्रेशन ऑफ आर 0.05 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की गणना कीजिए। ठीक, तो इस अपक्रिया के लिए आपसे कहा गया है कि आप के की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करिए, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, उस फार्मूले को आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखो बच्चों, फार्मूला हम वही लगाएंगे अपना, के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी। ये वाला फार्मूला लगाएं क्योंकि हमसे के पूछा जा रहा है। कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, आर ओ चाहिए, आर चाहिए और टी चाहिए। चलिए, आइए देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। देखें, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखें कि प्रश्नानुसार हमको क्या क्या मान दे रखे हैं। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में हमें क्या क्या मान दे रखे हैं, उन मान को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो क्या क्या बच्चों यहाँ पर दे रखा है। पहले तो यहाँ पे देखो हमें दे रखा है प्रारंभिक सांद्रता। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का मतलब हो गया आर ओ। कितनी है प्रारंभिक सांद्रता, देखें
अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है 0. यहाँ पर लिख रहे हैं 0.20, ठीक है, और मोल लीटर इनवर्स, उसको नहीं लिख रहे हैं, वो अपने समझ लो, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर बची हुई सांद्रता कितनी रह गई, यानी कि t समय पश्चात बची हुई सांद्रता देखो बच्चों कितनी रह गई, बची हुई सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ R कितनी है यहाँ पर बच्चों 0.05 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। समय यहाँ पर बच्चों कितना दे रखा है, t कितना दे रखा है 20 सेकेंड, तो यहाँ पर हमको 20 सेकेंड का समय दे रखा है। ये समय ध्यान रखें सेकंड में दे रखा है, तो मात्रक हम सेकंड वाला लगाएंगे। अब आप इसके क्या रख लीजिए, अब आप इसकी जो है वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। के बराबर आर ओ कितना दे रखा है, आर ओ दे रखा है 0.20 माइनस आर 0.05 और अपॉन यहाँ पर 20 दे रखा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 0.20 में से 0.05 जाएगा तो आएगा 0.15 और 20। इसको अब आप सॉल्व करिए, इसको अब आप सॉल्व कीजिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हम बताए दे रहे हैं, आंसर आएगा 0.0075, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे और इसको लिखेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर ले आएंगे। जो बच्चे थोड़ा मतलब कैलकुलेशन में वीक हैं उनके लिए बताए दे रहे हैं, पॉइंट को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू, और इसके आगे इन दो अंकों के आगे मतलब कितने जीरो लगे हैं 3, तो ये हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 3, ठीक। और फिर मात्रक लिख दें, मात्रक क्या है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, 2 या 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा और वेग स्थिरांक की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। चलें अच्छा, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो इसमें हमसे के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, सरल क्वेश्चन है, हर बच्चा लगा लेगा आसानी से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। एक शून्य कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान ये दे रखा है, ठीक। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इतनी से घटकर 0.20 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है तो इस परिवर्तन में कितना समय लगेगा। अब बच्चों यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, के पूछा गया है। ध्यान देने वाली बात, तो जब हमसे जो है टी पूछा गया है और हमें प्रारंभिक सांद्रता भी दे रखी है और अंतिम सांद्रता भी दे रखी है और के भी हमको दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले का यूज करेंगे, थोड़ा उसमें हम चेंज कर देंगे। के जो था वो के यहाँ ले आएंगे, टी यहाँ ले आएंगे, तो हम लिखेंगे टी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर ओ माइनस आर अपॉन के। ये फार्मूले को थोड़ी मॉडिफाई कर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ को लिख लीजिए और उन वैल्यूज़ को फिर उठा के अपने जो है क्या नाम सूत्र में रख देना। सूत्र में रखने के बाद सॉल्व करेंगे, देखो जल्दी से, थोड़ा स्पीड अप होते हैं, प्रश्नानुसार देखें हल। वेग स्थिरांक देखें पहले, तो वेग स्थिरांक कितना दे रखा है, वेग स्थिरांक देखो बच्चों यहाँ पर वेग स्थिरांक के बराबर कितना दे रखा है 0.003, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, पूरा अपना लिख लेना, उतना ही छोड़े दे रहा है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है, प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर लिख लेना RO, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता RO दे रखी है 0.50 मोल लीटर इनवर्स। अच्छा, टी सेकेंड के पश्चात बची हुई सांद्रता यहाँ पर बच्चों कितनी दे रखी है, बची हुई सांद्रता रह गई 0.20 मोल लीटर इनवर्स। अब आप इन वैल्यूज़ को उठा के लिखिए। हमसे पूछा क्या गया है, टी पूछा गया है, समय पूछा गया है कि ये कितने समय में ये जो है 0.50 से घटकर 0.20 रह गई। तो अब आप इसमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट कीजिए, 0.50 माइनस 0.20 अपॉन के कितना दे रखा है 0.003 दे रखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा शायद 0.30
और ये 0.0003। इसको बच्चों जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर पाओगे तो देखो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर 0.330 है तो यहाँ पर 30 का गुणा हम करेंगे 1000 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है ना, तो 1 लगा के मतलब 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। नीचे वाले में ऊपर देखो पॉइंट के बाद कितने हैं, तो यहाँ पर हम जो है 3 लगाकर, नीचे 3 लगाकर जो है 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो है कट जाएगा तो ये हमको मिलेगा 300/3, ठीक है, 300/3 ये हमको मिल जाएगा। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। 100 सेकेंड लगेंगे। आई बात समझ? कैसे सर जाना सेकेंड लगेंगे, क्योंकि भैया ये यहाँ पर जो है सेकेंड दे रखा है। सर यहाँ पे मिनट क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा मिनट, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, क्योंकि आसानी से हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली, घबराने वाली बात नहीं। बच्चा क्वेश्चन देखता है, पढ़ता है तो उसको डरने लगता है कि पता नहीं क्या हुआ आ गया हमारे सामने, लेकिन ऐसा नहीं। चीज़ों को बेसिक लेवल से जब पढ़ेंगे, कायदे से पढ़ेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, जो नहीं कहीं से भी उठा के पढ़ने लगे, तो चीज़ें हमारी सही से समझ में आती हैं, माइंड हमारा जल्दी उसको कैच करता है और पढ़ाई के प्रति हमारा इंटरेस्ट जो है पैदा होता है, ठीक। चलें अच्छा जो है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपना बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये हमने जानबूझ के लगाया है, ठीक है। नीट वगैरह में भी पूछा जाता है और बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आता है, तो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों। नीट लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। चलें अच्छा, देखते हैं इसके 2 चरण। देखो समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन तो हम सॉल्व करा देंगे, लेकिन मेन पर्पस है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और कैसे उसको सॉल्व करने की रणनीति होनी चाहिए, वो रणनीति समझो। देखो, एक शून्य कोटि की अक्रिया का वेग स्थिरांक के इतना है, ठीक। यदि अक्रिया प्रारंभ होने के 25 सेकंड के पश्चात, अक्रिया प्रारंभ हुई उसके 25 सेकंड पश्चात अक्रिया की शेष सांद्रता 0.5 मोल बचती है, ठीक। तो ज्ञात कीजिए कि अभिकारक को पूरी तरह समाप्त होने पर, यानी कि ये बची हुई सांद्रता 0 होने पर, यानी कि सांद्रता 0 तक पहुंचने में प्रारंभ से कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है t पूछा गया है बच्चों। आई बात समझ? तो इसमें बच्चों देखो क्या है, इसमें हमें क्वेश्चन 2 स्टेप में तोड़ना है। हमें यहाँ पर सबसे बड़ी कमी ये है कि हमें यहाँ पर RO नहीं दे रखा है, हमें यहाँ पर RO नहीं दे रखा है। R तो दे रखा है बच्चों, देखो R दे रखा नहीं दे रखा है 0.5 मोल, लेकिन यहाँ पर हमें RO नहीं दे रखा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके मतलब इसका जो पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप को फॉलो करते हुए हमें RO निकालना होगा। उस RO को यूज करेंगे दूसरे वाले स्टेप में, तब हमें ये दूसरे वाले में निकल आएगा। क्यों क्वेश्चन ये 2 लैंग्वेज है, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो ये इतना अलग है और इतना अलग है, ठीक। तो इतने वाले सब निकालेंगे RO और फिर उस RO को यूज करके ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। RO हमें निकालना होगा क्योंकि RO पूछा नहीं है, लेकिन इस RO को यूज करके इसका जो है आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं फिर इसका कैसे हम RO निकालेंगे। देखें तो इसका भाई हल हम कैसे करेंगे, तो हमें निकालना है बच्चों RO। हमें क्या निकालना है, RO निकालना है। तो RO के लिए बच्चों इसमें जो हमें फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले को आप सबसे पहले समझ लें। उस फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर कंसंट्रेशन ऑफ RO माइनस KT, इस फार्मूले को यूज करेंगे। है वो समझ? वेग स्थिरांक का जो फार्मूला बताया था उसमें हमने कहा था एक ये फार्मूला भी यूज लेंगे, तो वो यहाँ पर हम यूज में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम RO निकालेंगे। देखो R हमें दे रखा है यहाँ पे, यदि क्रिया प्रारंभ होने के 25 सेकंड पश्चात, हाँ तो अब क्रिया के प्रारंभ होने के नहीं, पहला ऐसे करो कि यहाँ पर पहले K लिख लो। वेग स्थिरांक कितना दे रखा है बच्चों, 2.0 × 10⁻⁻² मोल
लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक, फिर देखो अब क्रिया प्रारंभ होने के 25 सेकेंड पश्चात अभिकारक की शेष सांद्रता यहाँ पर जो बता रहे हैं वो रह गई है 0.5 मोल। कितने समय पश्चात रह गई? आफ्टर 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के पश्चात। ठीक है, चलें। अच्छा, इस फार्मूले में क्या क्या चाहिए? हमें आर चाहिए, आर ये है, टी चाहिए, टी ये है, के यहाँ पर भी दे रखा है और ये तो हमें निकालना ही है। चलो आर की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 0.5 बराबर, आर ओ तो हमें खैर निकालना ही है, आर ओ को ऐसे ही रहने दें। के की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? के की वैल्यू दे रखी है 2.0 × 10⁻⁻², इसको ब्रैकेट बंद कर दो, और समय यहाँ पर दे रखा है 25 सेकेंड, तो इंटू 25। इस तरीके से हमने अपने वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। ठीक, अब देखो बच्चों, इस वाले को हम पूरा सॉल्व करेंगे। अपने इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे, इतने हिस्से को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 0.50। इसको सॉल्व करना इतना ही मिलेगा, और इसको वैसे ही उतार लो 0.5 और आर ओ। ठीक, ये मिल गया। अब क्या करेंगे? आर ओ अपना निकाल लेंगे यहाँ से, तो जब आर ओ निकालेंगे तो बराबर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 प्लस, नहीं एक काम करो यहाँ पर 0.50 प्लस 0.5, इसको आप जोड़ दीजिए। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.0 यानी कि 1 मोल। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई? इसकी प्रारंभिक सांद्रता मिल गई। क्या मिल गई? प्रारंभिक सांद्रता मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बच्चों प्रारंभिक सांद्रता मिल गई। अब एक मजे की बात बताएं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसका आंसर भी मिल गया है, हालांकि उसको सॉल्व कराएं क्योंकि वो लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी निकाली? 1 मोल निकाल ली। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता जब क्रिया हमने प्रारंभ नहीं की थी तो हमने अभिकारक कितना यूज किया था? 1 मोल पर लीटर, और फिर कुछ समय पश्चात यानी कि 25 सेकंड पश्चात वो 0.5 मोल पर लीटर रह गई, यानी कि 1 मोल का आधा रह गई, 1 मोल का आधा रह गई। तो अब आप हमें ये बता सकते हैं कि सब क्रिया को पूरा कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? भाई 25 सेकंड पश्चात 0.5 रह गई, इसका आधा रह गई, तो इसका पूरा कंज्यूम होने में कितना समय खर्च होगा? इसका दुगना होगा, दुगना होगा। भाई 25 सेकंड के पश्चात बचा 0.5 मोल, और 50 सेकंड के पश्चात तो वो 0 ही रह जाएगा, पूरा खर्च हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल गया 50 सेकंड। ठीक है, लेकिन हमने ये बता दिया, ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे ही हमने बता दिया है, लेकिन इसका हमें कैलकुलेशन करके दिखाना होगा बोर्ड परीक्षा में। ऐसे ही नहीं डॉक्टर अपने मतलब डायरेक्ट ट्रिकी मतलब लगा के इसमें बता दें। ठीक है, ये हमने थोड़ा समझने के लिए बताया। चलें, अच्छा, तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया? आर ओ मिल गया, प्रारंभिक सांद्रता मिल गई। कितनी मिल गई यहाँ पर? सर हमको प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर हम लिखे ले रहे हैं आर ओ बराबर 1 आर ओ बराबर हमको मिल गई 1.0 मोल, ये हमको मिल गई प्रारंभिक सांद्रता। चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में और नीट वगैरह में पूछा जाता है। अब हम इसका बच्चों दूसरा मतलब क्वेश्चन, दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या है? तो ज्ञात कीजिए अभिकारक को पूरी तरह समाप्त होने पर, यानी कि हमें अभिकारक को पूरी तरह समाप्त कर देना है, पूरी तरह समाप्त कर देना है। तो इसका मतलब जो बची हुई सांद्रता आर बराबर कितनी लेंगे? 0। कितनी लेंगे? 0। 0 हो गई, जैसे हमने कहा था कि 1.5 25 सेकेंड में 0.5 रह गया तो 50 सेकेंड में 0 हो जाएगा। ठीक, तो इतनी रहेगी। प्रारंभिक सांद्रता हमने निकाली ली है, अभी कितनी निकाली है? 1.0 मोल निकाल ली। ठीक, के हमें मालूम ही है, कि हमें मालूम ही है, जो यहाँ पे दे रखा है 2.0 × 10⁻²। ठीक है, और निकालना क्या है बच्चों? क्या हमसे पूछा गया है? समय पूछा गया है। अब आप समय का वही वाला फार्मूला लगा दें भैया, समय का वही वाला फार्मूला लगा दें, जो है टी वाला फार्मूला आप लगा देंगे तो आपको आंसर मिलेगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फार्मूला ये वाला लगाएंगे, आर ओ माइनस आर
अपॉन के, ये वाला लगा दें। यहाँ पर आर रख दीजिए, प्रारंभिक सांद्रता जो है 1.0 माइनस, और आर कितनी यहाँ पे 0 मान के चल रहे हैं, सांद्रता 0 करनी है, क्रिया समाप्ति करनी है। और यहाँ पर के का मान हम रखेंगे 2.0 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो बन ही रहेगा और नीचे रहेगा 2.0 इंटू 10⁻²। ठीक, ऊपर तो एक ही आएगा ना। अब ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी पावर को हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक चेंज ये करेंगे कि यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, ये है, इसके आगे हम यहाँ पे लगा देंगे 0.02। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक काम ये करेंगे, जो थोड़ा कैलकुलेशन को यहाँ पर आसान बनाने के लिए हमने ऐसा किया है कि ऊपर जो है गुणा कर देंगे 100 का, ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे 100 का, और नीचे हमारा ये तब 2 ही रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा ये 100 बटा 2, 2 से आप 100 को काट दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 50 सेकेंड। देखो 50 सेकेंड ही आंसर आया, जो अभी हमने टकी बेसिस पे बताया था वही आंसर है। 25 सेकेंड का दुगना 50 सेकेंड, तो इस तरीके से हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा देखो टाइप 2 का क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर टाइप 1 में जो है 3 टाइप के क्वेश्चन बनते थे, वो हमने बता दिए। एक में आपसे क्या पूछा जाएगा, एक में टी पूछा जाएगा, और एक में थोड़ा जो है बाइलैंग्वेज मतलब 2 स्टेप का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको पहले आरओ निकालना होगा। ठीक, टाइप 2 में देखते हैं परसेंटेज वाले प्रश्न। अब क्रिया के पूर्ण होने का समय, अब क्रिया के पूर्ण होने का समय देखो, इन प्रश्नों में दिया होता है कि अब क्रिया इतने प्रतिशत पूरी हो चुकी है। यहाँ ध्यान रखना है, यदि क्रिया 1% पूरी हो गई है तो बची हुई सांद्रता R बराबर RO माइनस X% होगी। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं, तब बात समझ में आएगी अच्छे से। चलें, अच्छा इसका क्वेश्चन देखें, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 30 मिनट का समय लगता है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस क्वेश्चन में हमें ना तो आर ओ दे रखा है और ना ही हमें जो है आर दे रखा है, हमें केवल टी दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है के। तो के लिए तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे, कोई नया फार्मूला तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला हमने जो निकाला था, जिससे हम सॉल्व करते चले आ रहे हैं, यही फार्मूला यूज करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन में केवल टी दे रखा है, बात को समझना, क्वेश्चन में हमें केवल टी दे रखा है 30 मिनट, ना ही हमारे पास आर ओ की वैल्यू है, ना ही हमारे पास आर की वैल्यू है, के तो हमें निकालना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या करेंगे, जब हमें आर ओ नहीं दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में हम अभिकारक की सांद्रता को 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। अभिकारक की सांद्रता को 100 मान लेते हैं और फिर हम देखते हैं कितने परसेंट अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। जैसे 75%, तो जितने परसेंट कंप्लीट हो गई उसको हम जो है उसमें से घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं, अभिकारकों की सांद्रता हमने मानी ए की वैल्यू फिर हमने मान ली 100। ठीक, फिर हमें अगर बची हुई सांद्रता निकालनी, यानी कि हमने जो आर ओ है, ऐसे समझो आर ओ हमने माना ए की वैल्यू मान ली 100, और फिर हमें अगर बची हुई सांद्रता अगर निकालनी है, आर निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, ए माइनस एक्स वो है जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस 100 में से हम क्या करेंगे, इस 100 में से बच्चों यहाँ पर 75 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 25। आंसर नहीं मतलब 25 जो है बची हुई सांद्रता मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पर आर ओ है 100 और आर है 25, इन्हीं वैल्यूज को उठा के वहाँ पर हम पुट कर देंगे। आई बात समझ में। चलें, अच्छा तो यहाँ पर आर ओ बच्चों कितनी हम मान लिया हमने 100, कितनी बची हुई सांद्रता 25, समय कितना दे रखा है 30 मिनट।
ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए 75/30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो शायद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5। हाँ 2.5 आएगा, 2.5। क्या पूछा है? के का मात्रक के साथ लिखें मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर देखो समय किसमें दे रखा है? मिनट में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मिनट इनवर्स। यहाँ पर हम बच्चों लगाएंगे मिनट इनवर्स। ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इसको यहाँ पर हम सही से लिखे दे रहे हैं कि माना कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता RO बराबर 100, ठीक है, तब बची हुई सांद्रता R बराबर 100 - 75 बराबर 25। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक शून्य कोटि की अक्रिया 60% पूर्ण होने में 20 मिनट का समय लेती है, तो इस अक्रिया के वेग स्थिरांक k की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं HW में, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, ठीक है। आंसर राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है, आंसर चेंज हो जाएगा, लगेगा मेथड सेम है लगाने का, ठीक है। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा देखें, अगला देखें टाइप 3 अर्ध आयुकाल t½ से संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पे टाइप 3 में हमसे अर्धायुकाल पूछा जाएगा। देखो, इस प्रकार के प्रश्नों में अर्धायुकाल दिया होता है और के पूछा जाता है, के पूछा जाएगा, या प्रारंभिक सांद्रता बदलने पर नया अर्धायुकाल पूछा जाता है, ठीक है। देखो भाई इसमें क्या है, देखें क्वेश्चन देखें। एक शून्य कोटि की अक्रिया का वेग स्थिरांक कितना दे रखा है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है R, तो अक्रिया की अर्धायुकाल T2 यानी कि t½ की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमसे t½ पूछा जा रहा है बच्चों, तो इसके लिए फार्मूला हम लगा देंगे भाई t½ वाला, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो t½ बराबर हमने क्या बताया था, RO/2K, यही तो फार्मूला बताया था 2K। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब इसके लिए आप वैल्यूज यहाँ पुट कर लीजिए। हमें RO चाहिए यानी कि प्रारंभिक सांद्रता चाहिए। वेग स्थिरांक, चलो पहले वेग स्थिरांक यहाँ पे लिखे ले रहे हैं, के बराबर 2.0 × 10⁻⁻⁴ और मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और हमें प्रारंभिक सांद्रता चाहिए यानी कि RO चाहिए। प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है बच्चों, 0.1 मोल लीटर इनवर्स, ये प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है। क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है t½ T50 हमको निकालना है, ठीक। चलें अच्छा वैल्यू पुट करें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो RO की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1, ठीक है। और 2 × K कितना दे रखा है, कि यहाँ पर बच्चों 2.0 10⁻⁻⁴ के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पर चलो इसी रूप में इसको रख लेते हैं, पहले बाद में इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। 2.0 × 10⁻⁻⁴, ठीक। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। चलें आगे देखें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये है 0.1 और ये हो जाएगा 4.0 × 10⁻⁻⁴, ठीक। इसको आप काम कीजिए, इसको आप जो है इसमें बदलिए 10⁻⁻ में। इसको जब आप बदलेंगे तो इसको आप कैसे बदलेंगे, 10⁻ में, 10⁻ में बदलेंगे तो 1.0 × 10⁻⁻⁴, यही तो आएगा।
भाई दशमलव से पहले कितने जीरो है, संख्या के आगे कितने जीरो, 1 है, और इसके आगे कितने यहाँ पे लगे हैं बच्चों, 4.0। देखें बच्चों, थोड़ा माइक डाउन हो जाने की वजह से इस की आवाज़ हमारी जो है मोबाइल पे नहीं जा पाई वीडियो में, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा यहाँ पे समझाए दे रहे हैं, दोबारा समझ लें यहाँ पर। तो देखो ये क्वेश्चन है, शून्य कोटि अक्रिया का वेग इस तरह की हमको दे रखा है, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है तो अक्रिया के अर्ध आयुकाल टी हाफ की गणना कीजिए। टी हाफ के लिए हमने जो फार्मूला बताया है वही फार्मूला लगाएंगे, टी हाफ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आरओ डिवाइडेड बाई अपॉन 2K। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर हमें K की वैल्यू दे रखी है प्रश्नानुसार, K बराबर दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴। प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोल लीटर इनवर्स और लीटर इनवर्स दे रखा है। टी हाफ हमसे पूछा है, अब आप इन वैल्यूज को इन फार्मूलों में रखिए, 0.1/2 इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व कर लीजिए, ये गुणा हो जाएगा तो 0.1 इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁴ है। यहाँ पर आप इसको जो है 10 की पावर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 4.0 इंटू 10⁻⁻4। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो 10 की पावर -4 है इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, पर ये घटेगा, तो इतना सॉल्व होके हमें मिलेगा 10⁻³ और इस इतने को आप 1.4 ले लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या जीरो कोई महत्व थोड़ी ना है, तो 1.4 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.25 और 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250 सेकेंड। सेकेंड क्यों दिया सर, मिनट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेग स्थिरांक में देखिए सेकेंड लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए जब भी क्वेश्चन में आए कि यहाँ पे मिनट लगाएं सेकेंड लगाएं, तुरंत आप वेग स्थिरांक की तरफ देखिए कि सेकेंड में वैल्यू दे रखी है मिनट में। ठीक है, तो चलें बच्चों, आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिया हो तो। आज की क्लास में इतना ही हमें पढ़ना था। आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन क्लास रही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज की क्लास में हमने शून्य कोटि की अक्रिया से जो कुछ भी पूछा जाता है, शून्य कोटि की अक्रिया से मतलब बोर्ड परीक्षा में जो भी पूछा जाता है वो सब हमने बच्चों सॉल्व करा दिया है। ठीक, सब कुछ हमने बता दिया है। शून्य कोटि की अक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अक्रिया की विशेषताएं जानी, शून्य कोटि की अक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का निगमन, अर्धायुकाल जाना, अर्धायुकाल क्या होता है, ठीक है, उसका हमने समीकरण जाना, और शून्य कोटि से अक्रिया से बनने वाले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये वाला वीडियो अच्छे से देखें, सही से समझें चीज़ों को बारीकी से। एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लें, क्योंकि अगला जो लेक्चर आएगा वो प्रथम कोटि की अक्रिया के लिए आएगा। उसमें भी हम सेम रणनीति अपनाएंगे, परिभाषा जानेंगे, प्रथम कोटि की अक्रिया के लिए समीकरण का निगमन करेंगे, अर्धायुकाल जानेंगे, प्रथम कोटि की अक्रिया का ग्राफ जानेंगे, ठीक है, विशेषताएं जानेंगे, और उसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं
तो उन न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। ठीक है, हमारा यही कहना है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, कंसिस्टेंसी बना के रखें, रेगुलर वीडियो देखें, प्ले लिस्ट को फॉलो करें, प्ले लिस्ट को फॉलो करें, प्ले लिस्ट को देखते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। कोई भी वीडियो 20 से ना देखें, शुरुआत से देखें, लेक्चर नंबर 1 से हर एक चैप्टर को। ठीक, और लेक्चर को अगर लाइक ना किया हो तो लेक्चर को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलें, अच्छा, मिलते हैं अगले जो है टॉपिक में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।